नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय हिंद। तो आप सब जुड़ चुके हो जयपुर क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल से। तो जैसा कि आप सब जानते हो, हमने प्रीवियस वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन जो है वो राजस्थान जीके के आपको पढ़ाए थे। तो उसी के साथ अब हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि इससे और भी बच्चों की मदद हो सके। जो हमारे राजस्थान जीके से संबंधित जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं राजस्थान के, जिसमें पार्ट आता है राजस्थान के क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, जो भी राजस्थान की वैकेंसी निकलती है, तो जो भी बच्चे इसका फॉर्म फिलअप करते हैं, तो आप उन सब बच्चों को शेयर कर दीजिए। आपके मिलने वाले, आपके फ्रेंड्स वगैरह को, सबको ये वीडियो आप शेयर कर दीजिए ताकि उनकी मदद हो सके एग्ज़ाम में। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अब हम हमारे क्वेश्चन की तरफ, जो होने वाला हमारा क्वेश्चन फर्स्ट जो स्क्रीन पे शो हो रहा है उस पर बढ़ते हैं अब हम। तो हमारा जो क्वेश्चन फर्स्ट है बोल रहा है, ब्रोच गुजर नामक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा था। तो हमें ऑप्शन जो है वो शो हो रहे हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारे जॉर्ज थॉमस ने, ऑप्शन नंबर सेकंड है डॉक्टर भंडारकर ने, ऑप्शन नंबर थर्ड है कनिंगम ने, ऑप्शन नंबर फोर्थ है हमारा डॉक्टर कानूनगो ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड कनिंगम ने, जो हमारे यहाँ पे मिसप्रिंट हो रहा है और थोड़ा ऊपर की तरफ जो है वो हमारा शो हो रहा है ऑप्शन नंबर थर्ड, जो है वो सेकंड से ऊपर शो हो रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कनिंगम ने इससे संबंध जोड़ा था। तो इसी के अनुसार अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो रहने वाला है हमारा, राजपूतों को हूणों की संतान किसने बताया था। जो राजपूतों को वो हूणों की संतान किसने बताया था। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कर्नल जेम्स टॉड ने, ऑप्शन नंबर सेकंड है डॉक्टर भंडारकर ने, ऑप्शन नंबर थर्ड है वी.ए. स्मिथ ने, ऑप्शन नंबर फोर्थ है डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, वी.ए. स्मिथ ने राजपूतों को हूणों की संतान बताया है। इसी के साथ बढ़ेंगे अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो होने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति, मतलब जो पृथ्वीराज रासो जो शासक थे उनके अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति है वो किससे हुई थी। तो इसके जो ऑप्शन है हमें स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अग्निकुंड से, ऑप्शन नंबर सेकंड है आकाश से, ऑप्शन नंबर थर्ड है सूर्य से, ऑप्शन नंबर फोर्थ है चंद्रमा से। तो पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अग्निकुंड से इसकी राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी। पृथ्वीराज रासो ने बताया था कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से हुई है। तो आप ये भी इसको नोट कर लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम्स में हमारे पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इससे संबंधित आपके कोई क्वेरीज है या कुछ भी आपके इसमें दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट बता सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अब हमारे क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति जो है वो अग्निकुंड से हुई थी। मतलब किस विद्वान ने बताया था कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, कवि चंद्रबरदाई। कवि चंद्रबरदाई जो ये विद्वान थे उनके अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति जो है अग्निकुंड से हुई थी। इसी के साथ बढ़ते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो होने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा रासो राजपूतों की उत्पत्ति को अग्निकुंड से संबंधित करता है। जो हमारे रासो राजपूतों की जो उत्पत्ति को अग्निकुंड से संबंधित करता है वो है हमारा पृथ्वीराज रासो। जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा वो करेक्ट रहने वाला है, पृथ्वीराज रासो इसका करेक्ट आंसर है। इसी के साथ बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो होने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से किस राजवंश ने अपना उद्गम मिथकीय अग्निकुंड से नहीं जोड़ा है। ऐसा कौन सा राजवंश है जिसने अपना उद्गम मिथकीय अग्निकुंड से नहीं जोड़ा है। तो इसके हमारे ऑप्शन जो है वो स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। वो है हमारे ऑप्शन नंबर फर्स्ट है चौहान, ऑप्शन नंबर सेकंड है सोलंकी राजवंश, ऑप्शन नंबर थर्ड है चंदेल राजवंश, ऑप्शन नंबर फोर्थ है परमार राजवंश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, चंदेल राजवंश, जो है हमारा करेक्ट आंसर है। इसको आप नोट कर लेंगे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार आपके एग्जाम्स में भी पूछा गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो रहने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 7।
निम्न में से कौन से वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई है? पहले तो हमने बताया था, पहले वाले क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन आया था, उसमें बताया था, हमें पूछा गया था कि कौन से राजवंश की उत्पत्ति है जो अग्निकुंड से हुई थी। लेकिन अब जो ये क्वेश्चन आया है वो हमसे पूछ रहा है कौन से वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई थी। हमें 4 ऑप्शन इसमें दे रखे हैं, 4 वंश हमें इसने बता रखे हैं। अब हमसे ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा वंश है जिसकी उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहने वाला है सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश की उत्पत्ति जो है वो अग्निकुंड से नहीं हुई थी। जो ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 जो है इसके इनकरेक्ट आंसर है। इसको भी आप नोट कर लेंगे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसी के साथ अब हम बढ़ेंगे अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो होने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या पता इसी से संबंधित क्वेश्चन या यही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आपको हूबहू देखने को मिले। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो होने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इतिहासकार आर.सी. मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया था? ये एक इतिहासकार थे जिनका नाम है आर.सी. मजूमदार। इसके अनुसार गुर्जर जो प्रतिहार थे उनने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया था, यानी कि अरब आक्रमणकारियों के सामने ये बाधा उत्पन्न हुए थे। गुर्जर जो प्रतिहार शासक थे इनके सामने बाधा उत्पन्न करी थी इन्होंने काफ़ी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा रहने वाला है इसका ऑप्शन नंबर 3, 6ठी शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक इन्होंने इनके लिए बाधक का काम किया था, 6ठी शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक। तो इसका एक करेक्ट आंसर रहने वाला है। अब हम इसी के साथ बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो रहने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है, इसने 750 से 1000 ईस्वी के दौरान राजस्थान और अधिकांश उत्तरी भारत पर निम्नलिखित में से किसने शासन किया था? यानी कि जो ईस्वी यानी कि ये समय हमें इसने शो कर रखा है, इसके दौरान राजस्थान और अधिकांश उत्तरी भारत पर निम्नलिखित में से किसने शासन किया था? यानी कि हाईएस्ट टाइम पे जिसने उत्तरी भारत में और राजस्थान में शासन किया था वो कौन था? तो हमें इसमें ऑप्शन जो है वो है हमारे ऑप्शन नंबर 1 है चौहान शासकों ने, चौहान शासकों ने। ऑप्शन नंबर 2 है हमारा मुगल शासकों ने। ऑप्शन नंबर 3 है हमारा मराठा शासकों ने। ऑप्शन नंबर 4 है हमारा प्रतिहार शासकों ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो रहने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर 4, प्रतिहार शासकों ने हाईएस्ट समय तक जो है राजस्थान और उत्तरी भारत पर शासन किया था। तो आप इसको नोट कर लेंगे, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेंगे। इसी के साथ अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो रहने वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 10। 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा है? यानी कि 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का है जो वर्चस्व रहा है, ये हमें बताना है। तो आप इसका हमें कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, इसका क्या रहने वाला है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का जो वर्चस्व रहा है, इसका जो करेक्ट आंसर वो हमारा रहने वाला है 8वीं से 10वीं शताब्दी तक वो है प्रतिहार वंश के, जो है प्रतिहार वंश ने 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में इन्होंने शासन किया था और इनका खूब वर्चस्व रहा था प्रतिहार वंश का। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो रहने वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से किसने अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है? यानी कि किसने अभिलेखों के माध्यम से बताया गया है कि प्रतिहार गुर्जर हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 है जो हमारा नीलगुंड है। ऑप्शन नंबर 2 है जो हमारा देवली है। ऑप्शन नंबर 3 है हमारा रामनपुर। ऑप्शन नंबर 4 है हमारा कराड़। तो किसके अभिलेखों से हमें पता चला है कि प्रतिहार गुर्जर हैं? तो ये हमें जो कहा गया है इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है हमारा, इसके जो चारों ऑप्शन है वो करेक्ट हैं। नीलगुंड अभिलेखों से भी पता चलता है, देवली अभिलेखों से भी पता चलता है, रामनपुर अभिलेखों से भी पता चलता है और कराड़ अभिलेखों से भी इसका पता चलता है कि प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। तो ये जो है ऑप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक ये क्वेश्चन एक तरीके से नोट करने वाला भी है। तो ये मोस्ट क्वेश्चन है, इसको नोट ही कर लेंगे तो ही ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इसमें जो चारों ऑप्शन है वो करेक्ट हैं। जो नीलगुंड, रामनपुर, देवली एवं कराड़ के शिलालेखों में प्रतिहारों को गुर्जर नाम से जो संबोधित किया गया है
वो इसका जो करेक्ट आंसर है वो उसके चारों ऑप्शन है। इसी के साथ बढ़ते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो रहने वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 12। राजपूताना नाम का प्रयोग जो है वो सर्वप्रथम कब एम किसने किया था? जो हमारे राजपूताना जो नाम था उसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने और कब किया था? ये भी काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको तो आप ज़रूर नोट कर ही लीजिएगा। ये आपके कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो इसको आप नोट कर लेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर है। 1800 ईस्वी में इसे राजपूताना नाम का मतलब इसे 1800 ईस्वी में राजपूताना नाम से संबोधित किया गया था और ये जॉर्ज थॉमस ने कहा था। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो रहने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अंग्रेजों के समय में राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा फोर्थ, जो अंग्रेजों के समय में राजस्थान को राजपूताना नाम से जाना जाता था। तो इसको भी आप नोट कर लेंगे। इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट आंसर है। इसको आप नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 को अंग्रेजों के समय में राजस्थान को राजपूताना नाम से जाना जाता था। अब इसी के साथ बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से जॉर्ज थॉमस द्वारा राजस्थान के लिए सर्वप्रथम किन शब्दों का प्रयोग किया गया था? जैसा कि ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले आपसे थोड़ा अलग वे में पूछा गया था। तो इसका जो हमारा आंसर रहने वाला है कि जॉर्ज थॉमस ने जो राजस्थान के लिए सर्वप्रथम जो शब्द प्रयोग किया था उसे क्या कहा गया था? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 राजपूताना। राजपूताना इसका करेक्ट आंसर है। इसी के साथ बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसको भी आप नोट कर लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो रहने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय इतिहास में राजपूत वंशों का प्रभुत्व तक की अवधि के दौरान था, यानी कि जो भारतीय इतिहास में राजपूत वंशों का जो प्रभुत्व था वो कौन सी अवधि के दौरान था? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 8वीं से 12वीं शताब्दी तक राजपूत वंशों का प्रभुत्व रहा था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो रहने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 में अब हमें बताना है कि कौन सा कथन इसमें सही है। हमें 4 कथन जो है हमें इस क्वेश्चन में शो हो रहे हैं, तो इसमें से बताना है हमें कि इसमें कौन सा कथन है जो वो सही है। जो हमें इसमें पूछा गया है प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम के बारे में, यानी कि हमसे प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम के बारे में पूछा गया है कि इसमें कौन सा कथन सही है। तो हमें फर्स्ट ऑप्शन जो फर्स्ट कथन हमसे पूछ रखा है ये वत्सराज के पुत्र थे। सेकंड जो कथन है उनमें बोल रखा है उन्होंने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया था। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है, यानी कि जो कथन नंबर थर्ड है हमसे पूछ रखा है उनकी मृत्यु के बाद महिपाल और भोज द्वितीय के बीच उत्तराधिकारी बनने के लिए युद्ध हुआ था। तो ये जो है कथन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों हमारे कथन जो है वो असत्य हैं, यानी कि जो अब हमारा बच रहा है ऑप्शन नंबर फोर्थ वो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि ये कथन जो है ऑप्शन नंबर फोर्थ ये हमारा सही है। उन्होंने सिंध के अरब शासकों को हराया था। जो प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम थे उन्होंने सिंध के अरब शासकों को हराया था, जो राजस्थान, गुजरात, पंजाब आदि पर अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि इन राज्यों पर ये अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। इसी के साथ अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उस प्रतिहार शासक का नाम बताइए जिसने न केवल अरबों के आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया बल्कि अनेक शासकों के उनके आधिपत्य से भी मुक्त कराया। यानी कि अरबों से आगे बढ़ने पर उनने अंकुश लगाया और जो अरबों के शासन से जो परेशान थे उनके आधिपत्य से भी उन्हें मुक्त कराया। तो ऐसा प्रतिहार शासक का हमें इसमें नाम बताना है। जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो है नागभट्ट प्रथम ने न केवल अरबों के आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया बल्कि अनेक शासकों के उनके आधिपत्य से भी मुक्त किया, अरबों के आधिपत्य से भी इन्हें मुक्त किया। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो रहने वाला हमारा नागभट्ट प्रथम। इसी के साथ बढ़ते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। तो बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो रहने वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 18। प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम के बारे में कौन सा कथन सही है? अब इसमें भी ये क्वेश्चन हमारा शायद वापस रिपीट हो चुका है, इसको हम देख लेते हैं एक बार।
इसका हमने आंसर बता दिया था। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 पे अब हम चलते हैं। किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे? ऐसा कौन सा राजा था जिसके वंशज जो है गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे थे? जो इसका करेक्ट आंसर है वो होने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर 3 नागभट्ट जो द्वितीय था। इस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे थे। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। इसी के साथ बढ़ते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की, इसको आप नोट कर लेंगे। परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि है, जो कौन से प्रथम प्रतिहार शासक ने जो धारण की थी? काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लें। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहने वाला है नागभट्ट द्वितीय ने ये उपाधि धारण की थी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा लेंगे क्वेश्चन नंबर 22। राजा नागभट्ट द्वितीय का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था? जो हमारे राजा नागभट्ट द्वितीय था तो उनके संबंध जो है निम्नलिखित में से किस राजवंश से था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहने वाला है हमारा प्रतिहार राजवंश से इनका संबंध था। अब बढ़ते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, यानी कि नेक्स्ट हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक ने अपने पराक्रम से गुर्जरों की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया। यानी कि गुर्जर प्रतिहार वंश का ऐसा कौन सा शासक था जिसने अपने पराक्रम से गुर्जरों की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर 4 नागभट्ट द्वितीय ने। अब बढ़ेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो रहने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। आदिवराह की उपाधि किस राजपूत शासक ने धारण की थी? यानी कि जो आदिवराह की उपाधि थी वो कौन से राजपूत शासक ने धारण की थी? ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, तो इसको आप नोट कर लेंगे। आदिवराह की उपाधि जिस राजपूत शासक ने धारण की थी वो कौन था? तो इसका जो है हमें ऑप्शन में दे रखा है परमार भोज ने, मिहिर भोज ने, पृथ्वीराज चौहान ने या विग्रह राज चतुर्थ ने। जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहने वाला है बच्चों मिहिर भोज ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट रहने वाला है। अब बढ़ेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25 हम लेंगे। किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई? यानी कि कोई ऐसा कौन सा प्रतिहार राजा था जिसके काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई? तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो रहने वाला हमारा भोज प्रथम के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई थी। भोज प्रथम इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अब हम, क्वेश्चन नंबर 26। कौन सी पुस्तक गुर्जर प्रतिहार वंश के मिहिर भोज द्वारा रचित नहीं है? यानी कि इसमें हमें 3 ऑप्शन में तो हमें बता रखा है कि गुर्जर प्रतिहार वंश के मिहिर भोज द्वारा रचित है, लेकिन हमें इसमें बताना है कि कौन सी पुस्तक है जो इनके द्वारा रचित नहीं है। तो फर्स्ट जो पुस्तक है हमें दे रखी है श्रृंगार प्रकाश, सेकेंड है कृत्य कल्पतरु, थर्ड है राज मृडाड़ और फोर्थ है धर्म संग्रह। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4, जो धर्म संग्रह जो पुस्तक है वो गुर्जर प्रतिहार वंश के मिहिर भोज द्वारा रचित नहीं है। अब हम हमारे क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 27 पे। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक जो हरिश्चंद्र हैं उनकी राजधानी कौन सी थी? यानी कि राजस्थान में जो प्रतिहार वंश के संस्थापक थे, ये भी आप नोट कर लेंगे कि प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे, वो थे हरिश्चंद्र। और जो इनकी राजधानी थी वो कौन सी थी? तो इनकी जो राजधानी थी वो है हमारी मंडोर। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा, आप इसको नोट कर लेंगे। प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की जो राजधानी वो है मंडोर। इसी के साथ बढ़ेंगे अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो रहने वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 28। प्रतिहार शासकों में रोही लद्दी के नाम से जाना जाता था। यानी कि कौन सा ऐसा शासक था जिसे रोही लद्दी के नाम से जाना जाता था प्रतिहार शासकों में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1 हमें दे रखा है रज्जिल मिहिर, ऑप्शन नंबर 2 मिहिर भोज, ऑप्शन नंबर 3 हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर 4 महेंद्रपाल। जो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है हरिश्चंद्र। इसको भी आप नोट कर लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है हमारा। अब इसी के साथ अब हम लेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आप वीडियो में अगर नए जुड़े हो तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और वीडियो को शेयर कर दो।
मंडोर प्रतिहार वंश के किस शासक से वंशावली प्रारंभ होती है, यानी कि जो मंडोर प्रतिहार वंश के कौन सा ऐसा शासक है जिससे वंशावली प्रारंभ होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहने वाला है हमारा रज्जिल। फर्स्ट ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर रहने वाला हमारा रज्जिल है। इस शासक से हम जो है मंडोर प्रतिहार वंश की वंशावली प्रारंभ होती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ इसके इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। इसी के साथ बढ़ेंगे अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो रहने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या ब्राह्मण। जो मंडोर के प्रतिहार है वो कौन माने जाते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्षत्रिय जो है वो मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं। इसी के साथ बढ़ेंगे अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो रहने वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 31। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी। ये क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ है, तो इसका जो आंसर रहने वाला है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका जो आंसर है वो क्या रहने वाला है, थोड़ा हम वेट करेंगे इसमें आपके लिए। आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी, हमने आपको थोड़ी देर पहले भी इसका आंसर बताया था। जिसका जो करेक्ट आंसर है वो रहने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ, मंडोर। अब बढ़ते हैं हम इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। ये भी वापस रिपीट हुआ है, तो इसका भी आप आंसर बताइए। इसके लिए हम वेट करते हैं। प्रतिहार शासकों में रोही लद्दी के नाम से किसे जाना जाता था, ये भी हमने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया ही है। तो आप इसको हमें ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में बताएं इसका क्या आंसर रहने वाला है। हम वेट करते हैं आपके कमेंट के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा रहने वाला ऑप्शन नंबर थर्ड, हरिश्चंद्र। प्रतिहार शासकों में रोही लद्दी के नाम से हरिश्चंद्र को जाना जाता था। अब है हमारा 33, मंडोर प्रतिहार वंश के किस शासक से वंशावली प्रारंभ होती है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहने वाला हमारा रज्जिल। अब इसी के साथ बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। मंडोर के प्रतिहार जो माने जाते हैं वो हैं क्षत्रिय। ये भी हमारा रिपीट हुआ है क्वेश्चन। मंडोर के प्रतिहार जो क्षत्रिय माने जाते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो है प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था, यानी कि जो हमारा प्रतिहार वंश है उसका अंतिम शासक है जो कौन था। हमें इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा यशपाल, ऑप्शन नंबर सेकंड है हमारा राज्यपाल, ऑप्शन नंबर थर्ड है हमारा महेंद्रपाल द्वितीय, और ऑप्शन नंबर फोर्थ है हमारा महिपाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है प्रतिहार वंश का अंतिम शासक जो था वो था यशपाल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो इसको आप नोट कर लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम्स में आपके पूछा गया है। इसी के साथ बढ़ेंगे अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो रहने वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 36। प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख यह आता है, यानी कि प्रतिहार शिलालेखों में जो पदाधिकारियों का जो उल्लेख आता है वो क्या आता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा राजपुरुष, ऑप्शन नंबर सेकंड है युवराज, ऑप्शन नंबर थर्ड है मंत्री, और ऑप्शन नंबर फोर्थ है रत्नी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा राजपुरुष, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ आप बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो रहने वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 37। गुर्जर प्रतिहार शासक, जो हमारे गुर्जर प्रतिहार जो शासक हैं, गुर्जर प्रतिहार जो हमारे शासक के पाल एवं राष्ट्रकूट शासन केंद्रीय राजतंत्र नहीं थे। इसका हमें आंसर बताना है। तो इसमें हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड है गलत है ये कथन, ऑप्शन नंबर थर्ड है पता नहीं है, ऑप्शन फोर्थ भ्रमित है। तो गुर्जर प्रतिहार पाल एवं राजपूत शासन केंद्रीय राजतंत्र नहीं थे। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि ये सब इसमें गलत है, यानी कि एक तरीके से केंद्रीय राजतंत्र थे। इसी के साथ बढ़ेंगे अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो रहने वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 38। गुर्जर प्रतिहार शासक मथन देव कहाँ शासन करता था। जो गुर्जर प्रतिहार शासक था मथन देव वो कहाँ पे शासन करता था। जो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला हमारा, इसमें फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन दे रखा है वो है मंडोर,
फर्स्ट ऑप्शन है जो हमारा इसमें दे रखा है वो है मंडोर। सेकंड ऑप्शन हमारा इसमें थोड़ा नीचे दे रखा है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड है राजौरगढ़। ऑप्शन नंबर थर्ड है जालोर। ऑप्शन नंबर फोर्थ है मेड़ता। जो गुर्जर प्रतिहार शासक है मथन देव, वो जो शासन करता था वो था राजौरगढ़ में, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजौरगढ़ में जो है हमारा गुर्जर प्रतिहार शासक मथन देव वो शासन करता था। अब हम इसी के साथ बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो रहने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। कन्नौज पर अधिकार हेतु चले द्विपक्षीय यानी कि त्रिपक्षीय कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है हमारा रहने वाला है वो है गुर्जर प्रतिहार शासकों ने इसमें भाग लिया था। जो गुर्जर प्रतिहार शासक है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये त्रिपक्षीय युद्ध है क्योंकि इसमें 3 महाशक्तियों के मध्य जो संघर्ष हुआ था, और वो जो 3 जो महाशक्तियाँ थी वो थी हमारी, एक तो राष्ट्रकूट वंश के शासक जो हमारे राष्ट्रकूट वंश था, पहली महाशक्ति तो होगी हमारे राष्ट्रकूट वंश के शासक। दूसरी जो हमारी महाशक्ति होगी वो है पाल वंश के शासक, और जो थर्ड है वो है हमारे ये गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक। तो ये 3 महाशक्तियों के मध्य इसमें युद्ध हुआ था, इसलिए इसे त्रिपक्षीय युद्ध कहा जाता है। और जो इस त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना की किस वंश के शासकों ने भाग लिया था? तो इसमें आ जाएगा गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों ने इसमें भाग लिया था, क्योंकि इसमें राष्ट्रकूट और पाल वंश के शासक तो इसमें ऑप्शन में दे नहीं रखे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, गुर्जर प्रतिहार शासकों ने इसमें भाग लिया था। इसी के साथ बढ़ेंगे अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो रहने वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 40। गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी? जो हमारे गुर्जर प्रतिहार थे उनकी राजधानी कौन सी थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पीलो मोलो भीनमाल। यानी कि जो इसकी गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी थी इसका नाम आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। इसका जो मेन जो जगह है राजधानी इसकी गुर्जर प्रतिहारों की वो थी भीनमाल। इसी के साथ बढ़ेंगे अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो रहने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी किस स्थान पर थी? जो जालौर में भीनमाल का एक पुराना नाम भी था, अभी इसमें बताया भी गया है कि जो भीनमाल था वो इसका पुराना नाम था जालौर में, और गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी है वो हमें बतानी वो कहाँ पे थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, शीमाल। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लें। शीमाल है जो इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सेकंड। इसी के साथ बढ़ते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रतिहार एवं पाल शासकों पर अपनी विजय की खुशी में ध्रुव ने गंगा व यमुना के चिन्हों पर, यानी कि ध्रुव ने जो गंगा यमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया है, जो इनने प्रतिहार जो पाल शासकों पर जो विजय प्राप्त की थी उसकी खुशी में ध्रुव ने गंगा यमुना के चिन्हों को जो सम्मिलित किया है वो हमें बताना है। इसका जो हमें ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन है राष्ट्रकूट कुल चिन्ह में, सेकंड ऑप्शन है चोल कुल चिन्ह में, थर्ड ऑप्शन है चंदेल कुल चिन्ह में, फोर्थ ऑप्शन है हमारा पाल कुल चिन्ह में। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राष्ट्रकूट कुल चिन्ह में इसका करेक्ट आंसर है। इसी के साथ बढ़ेंगे अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। इसमें हमसे पूछ रखा है राजशेखर जो शासक था वो किसके दरबार में था? तो इसके जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है महेंद्रपाल फर्स्ट के दरबार में, मीरभोज के दरबार में, वत्सराज के दरबार में, या नागभट्ट द्वितीय के दरबार में। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में था। राजशेखर नाम का जो शासक था वो महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में था। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रसिद्ध कवि, नाट्यकार और लेखक राजशेखर की नहीं है? इसमें से हमें इनकी कृतियाँ बतानी है जो राजशेखर की नहीं है। हमें फर्स्ट ऑप्शन इसमें दे रखा है कर्पूर मंजरी, ऑप्शन नंबर सेकंड दे रखा है हमें काव्य मीमांसा, ऑप्शन नंबर थर्ड है हमारे प्रभावक चरित्र, ऑप्शन नंबर फोर्थ है बाल रामायण। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो रहने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रभावक चरित्र नाम की जो कृति है वो प्रसिद्ध कवि, नाट्यकार और लेखक राजशेखर की नहीं है। अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो रहने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। निम्न में से कौन जो है शाही प्रतिहार सम्राट महेंद्रपाल प्रथम का गुरु था? ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शाही प्रतिहार सम्राट जो था महेंद्रपाल प्रथम, उसका गुरु कौन था? तो इसको आप नोट कर लेंगे, कौन शाही प्रतिहार सम्राट महेंद्रपाल प्रथम का गुरु था?
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर 3, जो राजशेखर था वो शाही प्रतिहार सम्राट महेंद्रपाल प्रथम का गुरु था। अब बढ़ेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम में महिपाल का दरबारी कवि कौन था? तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो रहने वाला है हमारा, वो है हमारा करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3, राजशेखर। जो ये प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम में महिपाल का दरबारी कवि था वो था राजशेखर। कौन सा शासक गौड़ बंगाल में भोज प्रथम का समकालीन था? ऐसा कौन सा शासक था जो बंगाल में भोज प्रथम का समकालीन था? ऑप्शन नंबर 1 है काकू का, ऑप्शन नंबर 2 है देवपाल, ऑप्शन नंबर 3 है त्रिलोचन पाल, ऑप्शन नंबर 4 है रामभद्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहने वाला हमारा ऑप्शन नंबर 2 देवपाल है, जो बंगाल में भोज प्रथम का समकालीन था। अब बढ़ेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो ये हमारा 47 नंबर का जो क्वेश्चन था वो हमारा है आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आप इसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहेंगे, जयपुर क्लासेस के ऐप से भी आप हमसे जुड़े रहेंगे, और हमारे जो पुलिस वाले सर नाम से जो हमारे यूट्यूब चैनल पे जिस पे हम आपको वीडियोस वगैरह अवेलेबल कराते हैं उस पे भी आप जुड़े रहेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे। और आपके अगर इसमें कोई क्वेरीज़ वगैरह है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन सा मटेरियल चाहिए, आपको किस सब्जेक्ट पे बेस पे आपको वीडियोस वगैरह चाहिए। अगर आपको हमसे टेस्ट सीरीज़ वगैरह चाहिए तो आप जयपुर क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें हमने आपको फोल्डर्स वगैरह में कुछ टेस्ट सीरीज़ वगैरह हैं। जेल जैसे हम आपके आने वाला एग्ज़ाम है जेल प्रेरी एग्ज़ाम, तो उसके संबंधित हमने आपको 10 टेस्ट सीरीज़ है तो हमने आपको मुफ्त उपलब्ध करा रखी, और कुछ ई बुक्स वगैरह है जो राजस्थान जीके से संबंधित है वो हमने आपको मिनिमम शुल्क पे आपको जो है जयपुर क्लासेस के ऐप पे आपको उपलब्ध करा रखी है, तो आप वहाँ जाके उसको परचेज़ भी कर सकते हैं। और अगर आपको हमसे पर्सनल कांटेक्ट करना है तो हम आपको इसका जो नंबर है और ग्रुप की जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो इसी के साथ मैं आपको आज की क्लास से विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।